हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका अपने जो हमें पीएफसी की फ्री पेड कोर्स क्लास चला रहा है उसकी क्लास सेकंड में। तो जल्दी से जुड़ जाइए। तो कल की क्लास थी, कल की काफ़ी एक शॉर्ट क्लास थी क्योंकि मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने उसको ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहा। मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो एक शॉर्ट क्लास ही रहने देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट्स बार बार कह रहे थे कोर्स स्टार्ट कर दिया, इसलिए दूसरी चीज़ स्टूडेंट्स की और डिमांड है कि सर प्ले लिस्ट बना दीजिए, वो भी बना दी जाएगी। जैसे 5-10 लेक्चर्स होंगे तो प्ले लिस्ट क्रिएट कर दी जाएगी। उस चीज़ की टेंशन ना लें, बस अपनी पढ़ाई पर फोकस रखें, स्टडी पर फोकस रखें और कहीं ज़्यादा ध्यान ना दें। तो आज हम अपनी क्लास 2 लेकर आए हैं, तो आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। देखिए एक चीज़ और मैं बताता हुआ चलूँ, मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लासेस चलने वाली हैं। हर वीक हम एक नए टॉपिक को उठाएंगे। तो इस वीक हमारा इकोनॉमिक्स, नेक्स्ट वीक में हम अगले उसको सब्जेक्ट को उठाएंगे, पूरे वीक में अगले में उसी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। और तो डाउट मत रखिए। और देखिए जैसे मैं आपसे बताऊं नोटिफिकेशन का, स्टूडेंट्स अभी मैं देख रहा हूँ 2-4 कह रहे हैं कि सर नोटिफिकेशन का कन्फर्म करिए। तो देखिए मैंने उनसे कह दिया है 2021 में 100% आनी है वैकेंसी। और अक्टूबर नवंबर में ज़्यादा चांसेस हैं, उसमें भी अक्टूबर में ज़्यादा चांसेस हैं। तो मैं बार बार कह रहा हूँ। फिर एक बात बताइए यार, मैं चलो इसे साइड में रखता हूँ, मैं मानता हूँ APFC नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, तो क्या आप कभी प्रिपरेशन ही नहीं करेंगे? क्या आप कभी प्रिपरेशन ही नहीं करेंगे? तो जब हमने कह दिया 100% वैकेंसी आएगी तो आप प्रिपरेशन पर फोकस रखिए। या प्रिपरेशन करने से आप मतलब कुछ गलत कर लेंगे तो आपको मतलब अलग पाथ पर निकल जाएंगे, नहीं होगा ना ऐसा। तो प्रिपरेशन करिए। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करिए अपने आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्रीकल्चर। अब आपको पता भी होगा इंडियन इकोनॉमी का सबसे ज़्यादा मेन आस्पेक्ट ही एग्रीकल्चर। इंडियन इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ही एग्रीकल्चर से आता है। सो व्हाट इज़ एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर इज़ द मेन हिस्ट्री ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। Importance of the agriculture in national economy is indicated by many facts. जैसे एग्रीकल्चर इज़ द मेन सपोर्ट फॉर इंडियाज़ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब देखिए इंडिया में जितना भी ट्रांसपोर्ट होता है, आप देखते होंगे अपने आसपास भी कभी सब्जी के ट्रक जा रहे हैं, कभी किसी और खाद्य पदार्थ के वो जा रहे हैं। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी एग्रीकल्चर का ही मेन योगदान है। सिक्योर बल्क ऑफ देयर बिजनेस फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स। देखिए एग्रीकल्चर गुड्स के मूवमेंट से उन्हें अपना कमाई भी होती है। और इंटरनल ट्रेड, अब मान लीजिए एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक शहर से दूसरे शहर में, एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जो भी ट्रेड होता है वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का ही होता है। आप खुद ही देखते होंगे अपने आसपास आपकी सब्जी मंडी होगी, वहाँ 3 से 4 ट्रक या 5 ट्रक, 1 ट्रक 2 ट्रक रोज़ आते होंगे जो सब्जी को उतरते होंगे। तो वो किस में बेनिफिशियल कर रहे हैं? वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी तो, इंडिया के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी तो जो लोग कार्य कर रहे हैं उनके लिए भी तो मदद प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके लिए भी तो आजीविका यहीं से चल रही है। तो एग्रीकल्चर मेन सपोर्ट है इंडिया का ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए भी, बाकी नेशनल इकोनॉमी में तो है ही। क्योंकि एक डाटा के अकॉर्डिंग 52% जो हमारी पॉपुलेशन है उसका 52% हिस्सा आज भी एग्रीकल्चर से किसी न किसी रूप से जुड़ा हुआ है। तो एक काफ़ी बड़ा नंबर है ये। सो देखिए कुछ एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन बोर्ड है। देखिए जैसे टी का कोई बोर्ड होगा, कॉफ़ी का होगा, तो कहाँ कहाँ सिचुएटेड हैं और कब कब इनका एक कॉन्सेप्ट बना जो पास हुआ है, तो वही सब पढ़ेंगे। तो देखिए ऐसे ही हमारा एक बोर्ड है कॉफ़ी बोर्ड। अब इस बोर्ड को बनाने के लिए एक्ट पारित करा गया, कॉफ़ी एक्ट 1942। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? बेंगलुरु में। आपको थोड़ा सा ये भी ऐसे भी ट्रिक से देख सकते हैं कि कॉफ़ी हमारा ज़्यादातर साउथ स्टेट्स में होता है। साउदर्न स्टेट्स में हमारा कॉफ़ी का ज़्यादा वो होता है, हमारा जो उगाई जाती है कॉफ़ी, वो हमारा प्रोडक्शन जो होता है वो साउथ स्टेट में होता है। तो अपने आप समझिए हेडक्वार्टर साउदर्न में ही मिलेगा। रबर बोर्ड, रबर एक्ट केरला 1947। हेडक्वार्टर कहाँ है? कोटायम केरला। अब देखिए रबर वो तो हमें पता है इंडिया में सबसे ज़्यादा केरला में उगाई जाती है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोटायम, जो कि कहाँ सिचुएटेड है? केरला। मेनली तो वैसे वो यही पूछेगा कि रबर बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो केरला ही ऑप्शन मिलेगा, लेकिन फिर भी कोटायम इसलिए है कि अगर और अंदर से पूछ ले तो कोई बात नहीं, हमें दूसरा भी पता है, कोटायम में है केरला में। इसके बाद टी बोर्ड। अब टी से तो समझ में आ रहा होगा असम और वेस्ट बंगाल, दो ही नाम। तो टी एक्ट 1953। हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता, वेस्ट बंगाल में।
उसके बाद टबैको बोर्ड, टबैको कहाँ उगता है सबसे ज़्यादा? आंध्र प्रदेश। इसका हेडक्वार्टर है गुंटूर जो कि आंध्र प्रदेश में है। बाकी टबैको एक्ट आंध्र प्रदेश 1975 पारित किया गया जब ये बोर्ड बना। इसके बाद अगला देखें द स्पाइसेस बोर्ड। तो स्पाइसेस बोर्ड से भी समझ में आ रहा हो द लैंड ऑफ स्पाइसेस केरला। द स्पाइसेस बोर्ड तो ये कैसे बना? स्पाइसेस एक्ट 1986 की मदद से। हेडक्वार्टर है कोची केरला में। तो देखिए 2 बोर्डों के हेडक्वार्टर अभी तक केरला में है, कोई बेंगलुरु में है, कोई आंध्र प्रदेश में, तो मेनली सदर्न स्टेट्स में ही है। नेशनल मीट एंड पोल्ट्री प्रोसेसिंग बोर्ड 26 दिसंबर 2008 को बना। ये इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। तो पहला कोई ऐसा स्टेट आया, ये यूनियन टेरिटरी आया जो हमारे नॉर्थन पार्ट में है। तो उसके बाद इंडियन ग्रेप प्रोसेसिंग बोर्ड 2 जनवरी 2009, हेडक्वार्टर है पुणे महाराष्ट्र। यानी सेंट्रल रीजन से भी हमारा एक बोर्ड है इंडियन ग्रेप प्रोसेसिंग बोर्ड जो कब एस्टेब्लिश्ड हुआ? 2 जनवरी 2009, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पुणे महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर सिचुएटेड है। अब देखिए एग्रीकल्चर ग्रोथ हैज़ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन पॉवर्टी इरेडिकेशन। देखिए जितना ज़्यादा हमारे एग्रीकल्चर ग्रोथ होगी उतना ही हमारी पॉवर्टी क्या होगी? कम होगी। आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं कि एग्रीकल्चर और पॉवर्टी में क्या होगा? पॉवर्टी से समझ रहे हैं ना, गरीबी, कल पढ़ाया था थोड़ा सा, तो पॉवर्टी में इन्वर्स रिलेशन है, एग्रीकल्चर ज़्यादा पॉवर्टी कम। इट इज़ आल्सो एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन कंटेनिंग इन्फ्लेशन समझते हैं? छोटी सी आम भाषा में समझाऊँ तो महंगाई। तो इन्फ्लेशन रेजिंग एग्रीकल्चर है। अब ये एग्रीकल्चर ग्रोथ क्या एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है इन्फ्लेशन को कंटेन करने में भी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी। अब एग्रीकल्चर ग्रोथ होगी तो उसी खेत पर काम करने के लिए ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होगी, तो वहाँ से भी एम्प्लॉयमेंट के जनरेशन होगा। तो देखिए एग्रीकल्चर ग्रोथ पॉवर्टी को कम कर देगी, एम्प्लॉयमेंट को भी जनरेट करेगी, महंगाई को भी कम कर देगी। अब आप खुद सोचिए, अगर एक साल में अभी तक हम मान कर चलिए एवरेज में आपको बताऊँ, रफली एक एग्जांपल लें तो हम मान लो हम 100 टन प्याज उगाते हैं इंडिया में, लेकिन अगली साल हम 200 टन प्याज उगाएं, तो क्या हमारा पहली साल प्याज के दाम ज़्यादा रहेंगे या दूसरी साल? तो वो आप खुद अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे, जब हमारा ग्रोथ ज़्यादा होगी तो महंगाई भी हमारी नीचे ही रहेगी। उसके अलावा हाउएवर सिंस 2002-2003 इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ ऑलमोस्ट गोइंग थ्रू अ क्राइसिस। लेकिन 2002-2003 से इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर क्या है? क्राइसिस से जूझ रहा है, यानी नुकसान से जूझ रहा है। ह्यूज फूड ग्रेन सरप्लस वाइप्ड आउट, लार्ज इंपोर्ट्स ऑफ वीट बीइंग प्लान्ड एंड फार्मर सुसाइड मोर फ्रीक्वेंट। अब देखिए बहुत सारे हमारे फूड ग्रेन जो हैं सरप्लस हैं वो क्या हैं? वाइप्ड आउट। जैसे आपने सुना भी होगा कि कभी बारिश आ जाती है, वहाँ रहते तो भीग जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। लार्ज इंपोर्ट्स ऑफ वीट, हम वीट का क्या करते हैं? लार्ज इंपोर्ट, हम बाहर से वीट को मंगा लेते हैं ज़्यादा। एंड फार्मर सुसाइड मोर फ्रिक्वेंट, और फार्मर सुसाइड तो आपको पता ही है, पिछले आप भी देख रहे होंगे कर्ज में या ऐसे फार्मर्स को जब लॉस हो जाता है तो उसमें। हालांकि आजकल बहुत सी योजना बनाई हुई हैं केंद्र सरकार ने जो काफ़ी बेनिफिशियल है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते या जो पहले से थोड़े फंसे हुए हैं, तो फार्मर सुसाइड ज़्यादा कर रहे हैं। 2002-2003 के बाद से ऐसी कंडीशन हमारे देश में बन चुकी है। इसके अलावा बेसाइड्स द एलिड सेक्टर, जैसे हम देखें हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, फिशरी, समझ में आ रहा होगा आपको डेयरी का, एनिमल हस्बेंड्री, फिश इम्पोर्टेंट रोल है प्रोवाइडिंग ऑल द इकोनॉमिक कंडीशन एंड न्यूट्रिशन ऑफ द रूरल मासेज। अब देखिए रूरल में जो हमारी ज़्यादातर जनता रहती है वो क्या करती है? उनके घरों में ज़्यादातर आपको पता होगा गाय भैंस होती हैं, तो अपने घरों में दूध पीते हैं, उससे क्या डेयरी भी चल रही है उनकी। फिशरीज़, पोल्ट्री फार्मिंग भी करते हैं, जैसे ये हमारे होते हैं मुर्गे मुर्गियाँ, इनका भी पशुपालन होता है एक तरीके से। तो इससे क्या होता है फिर वहाँ एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक कंडीशन से, न्यूट्रिशन से रूरल मासेस की एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो ये हमारे एलिड सेक्टर्स एग्रीकल्चर के प्रोवाइड करते हैं रूरल मासेस के लिए। अब शहरों में ये चीज़ आपको देखने को ज़्यादा नहीं मिलती हैं, लेकिन रूरल में ये आपको ज़्यादा मिलती हैं, तो इसलिए ये वहाँ का अच्छा काम कर रहा है वहाँ पर ये। कमर्शियल क्रॉप्स, अब देखिए कमर्शियल क्रॉप्स क्या होते हैं? कमर्शियल क्रॉप्स आर दोज क्रॉप्स विच आर प्रोड्यूस्ड फॉर ट्रेड पर्पस। ऐसी क्रॉप्स हैं देखिए जिनको प्रोड्यूस उगाया ही इसलिए जाता है कि हम उनका ट्रेड कर सकें, व्यापार कर सकें, एंड नॉट फॉर सेल्फ कंजप्शन बाय द फार्मर्स। अब देखिए कुछ क्रॉप ऐसी होती हैं उन्हें फार्मर क्या करता है, जैसे हमारी होती हैं गेहूँ होता है हमारा, उसको चावल होता है, इनकी फसल को
किसान क्या करता है, बाहर तो बेचता ही बेचता है लेकिन साथ में खुद भी कंज्यूम करता है उसके घर में भी, क्योंकि ये आम चीज़ होती हैं जैसे गेहूँ हुआ, चावल हुआ, वो खुद भी खाते हैं, मक्का हुआ, ज्वार बाजरा, कुछ ऐसी होती हैं जिनको वो केवल बेचने के ही हिसाब से प्रोड्यूस करते हैं, खुद सेल्फ कंज्यूम नहीं करते। जैसे ऑयल सीड क्रॉप, जैसे सुना होगा ना, सरसों की फसल होती है, सरसों का तेल और ये निकाला जाता है। शुगर क्रॉप जैसे गन्ने की फसल होती है। अब कोई किसान घर में गन्ने कितने रख लेगा, कितने खा लेगा, बहुत कम, क्योंकि वो तो ज़्यादातर इनको बेक कर आता है, क्योंकि यहीं से चीनी बनेगी। फाइबर क्रॉप जो फाइबर प्रोवाइड करती है। नारकोटिक्स क्रॉप ऐसी क्रॉप जैसे ड्रग्स बनती हैं, जैसे अफीम की खेती। बेवरेज क्रॉप्स यानी टी कॉफ़ी, बेवरेज से आप समझ रहे होंगे टी कॉफ़ी वाली क्रॉप्स। तो ऐसी क्रॉप्स होती हैं कॉमर्शियल क्रॉप्स जिनको फार्मर्स खुद कंज्यूम नहीं करते बल्कि इनको केवल बेचने के लिए ही अपनी ज़मीन पर उगाते हैं। ऐसी क्रॉप्स को बोलते हैं कमर्शियल क्रॉप्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एमएसपी देखिए, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, काफ़ी टाइम से आपने देखा होगा कि जब से एक आध साल से बहुत ऊपर ये लाइमलाइट में टॉपिक। तो एमएसपी क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट इज दैट प्राइस एट विच अ गवर्नमेंट इज रेडी टू परचेज द क्रॉप फ्रॉम द फार्मर्स डायरेक्टली इफ अ क्रॉप प्राइस फॉल्स बिलो द एमएसपी। एक देखिए मिनिमम सपोर्ट होता है, मतलब मिनिमम समर्थन मूल्य के, मान लीजिए आपका जो भी आपने उगाया, जैसे धान है, गेहूँ है, हम उसको कम से कम इतने रुपए में तो ज़रूर ही खरीदेंगे, इससे नीचे हम उसको नहीं खरीदेंगे, लेकिन इतने रुपए में तो कम से कम उसको हम ज़रूर ही खरीदेंगे। वो होता है हमारा एमएसपी। तो अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर किसी फार्मर की क्रॉप नहीं बिक पाती है, उसको अपना एमएसपी नहीं मिल पाता है, तो सरकार उस, मान लीजिए गेहूं की फसल का एमआरपी 1000 रुपये है, ठीक है, उसका 1000 रुपये में नहीं बिक पा रहा, तो फार्मर अपनी इस क्रॉप को गवर्नमेंट को बेच सकता है, जो सरकारी मंडी और सब होती है, और उसे कम से कम अब 1000 रुपये तो मिल ही जाएंगे। तो ये होता है एमएसपी। द फंक्शन ऑफ एग्रीकल्चर कोस्ट एंड प्रोडक्शन कमीशन ACPC इज़ टू डिसाइड द मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। अब देखिए एग्रीकल्चर कोस्ट एंड प्राइस कमीशन होती है, इसका क्या होता है, इसका काम होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट के बिहाफ पर इसको डिसाइड करना होता है। मतलब गवर्नमेंट इससे कह देती है कि आप एमएसपी हमें बताइए कि कितना हमें रखना चाहिए, तो ये अपना डिसाइड करके गवर्नमेंट को बता देता है कि सर इतना, गवर्नमेंट को बता देता है कि आपको इतना एमएसपी रखना चाहिए इस क्रॉप के लिए पर्टिकुलर। तो ये फंक्शन होता है हमारा एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन ACPC का। इसके अलावा कुछ सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, जैसे इंडिया क्या है, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया देखिए लार्जेस्ट, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन इंडिया में होता है। वो आपको भी पता होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पोल्ट्री फार्मिंग पर काफ़ी ज़ोर दिया जाता है, और जैसे गाय होती हैं, भैंस होती हैं और ये बकरी होती हैं, तो इन पर हम बहुत, मतलब एक तरीके से बहुत ज़्यादा उनकी यहाँ संख्या भी है, और यही मेन फैक्टर भी है कि हमारे देश में मिल्क का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है वर्ल्ड में। स्पीडी इंक्रीज इन द फील्ड ऑफ मिल्क प्रोडक्शन इज कॉल्ड वाइट रेवोल्यूशन। अब ये तो आपको पता होगा वाइट रेवोल्यूशन किससे लिंक था, तो मिल्क प्रोडक्शन से। तो जब बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ मिल्क प्रोडक्शन में, इसी को हमने नाम दिया वाइट रेवोल्यूशन। टू इंक्रीज़ द पेस ऑफ वाइट रेवोल्यूशन द ऑपरेशन फ्लड वाज स्टार्टेड। अब देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये शायद किसी के प्रीलिम्स में आया था, मुझे एग्जैक्टली श्योर नहीं है, CGL या CHSL इसमें आया था। ऑपरेशन फ्लड किससे लिंक्ड है, तो उसमें 4 ऑप्शन थे ऐसे ही कोई, कि वाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, पिंक रेवोल्यूशन और शायद ऐसे सिल्वर रेवोल्यूशन, इनमें से। तो राइट आंसर क्या है, वाइट रेवोल्यूशन। ऑपरेशन, जब देखिए जब हमें दिखा कि वाइट रेवोल्यूशन की पेस इंक्रीज़ हो रही है, यानी मिल्क प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, और हमने उसको नाम दिया है वाइट रेवोल्यूशन। तो वाइट रेवोल्यूशन भी जब हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, यानी मिल्क प्रोडक्शन और इंक्रीज़ हो रहा है, तो हमने एक ऑपरेशन फ्लड को स्टार्ट किया। अब ऑपरेशन फ्लड का पहले तो देखिए, द फादर ऑफ ऑपरेशन फ्लड वाज डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन हमारे फादर थे ऑपरेशन फ्लड के। The Operation Flood was the largest integrated dairy development program of the world. It was started by National Dairy Development 1970. देखिए आज तक का लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम है वर्ल्ड का। कब इसे स्टार्ट किसने किया था, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने 1970 में। तो अब आपके यहाँ से सारे डाउट क्लियर होंगे ऑपरेशन फ्लड के।
वाइट रेवोल्यूशन से लिंक है ऑपरेशन फ्लड, किस फादर किसे कहा जाता है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। ऑपरेशन फ्लड क्या, लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ द वर्ल्ड, स्टार्ट किसने किया, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने 1970 के अंदर। उसके अलावा द इंक्रीज इन ऑयल सीड्स प्रोडक्शन वाज ड्यू टू येलो रेवोल्यूशन। अब देखिए येलो रेवोल्यूशन किससे लिंक है, ऑयल सीड्स प्रोडक्शन, यानी जब हमारी ऐसी ऑयल सीड जिन सीड से हमें ऑयल मिलता है, जैसे मस्टर्ड ऑयल और ये सब हमें मिलते हैं, इनके इंक्रीज़ में प्रोडक्शन हुआ, तो इनका प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ तो हमने उसको नाम दिया येलो रेवोल्यूशन। तो देखिए आज मैं सोच रहा था मैं अपनी क्लास को लंबी रखूँगा, लेकिन मैं आज नहीं कर पाया क्योंकि अभी टीम देखिए पूरी तरीके से एकजुट नहीं हो पाई है, तो हम शायद उतना काम नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी मैं अभी इस कोर्स को कंटिन्यू रख पा रहा हूँ, क्योंकि इस लिए क्योंकि फिर स्टूडेंट्स ये ना समझे कि सर आपने हमें क्लास नहीं स्टार्ट कर रहे, आप हमें पागल बनाने धोखा, वो ऐसे ही कमेंट करते हैं। तो इसलिए मैं फिर भी जितना हो पा रहा हूँ उतना कर पा रहा हूँ। मुझे लगता है शायद 1-2 दिन में हम पूरे अच्छे से पूरी लॉन्ग क्लासेस प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दें। तो तब तक के लिए जितना प्रोवाइड कराया जा रहा है अच्छे से पढ़िए, और चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब योर वेरी ओन चैनल वर्टेक्स ग्रुप। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।